सन 1960 कहानी मुंबई की है जब वो बम्बई हुआ करता था। देश को आज़ाद हुए 13-14 साल ही बीते थे और बॉम्बे एंटरटेनमेंट या बिजनेस का हब नहीं बना था। लेकिन लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाकर मशहूर होने के सपने देखना शुरू कर चुके थे। सिनेमा में शोहरत और स्टारडम नापने के कई तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका ये भी है कि किस एक्टर के घर के बाहर भीड़ कितनी है, और एक आलीशान घर कौन नहीं चाहता। 1960 के दशक के शुरुआती दौर में ऐसे ही एक एक्टर ने घर खरीदा। घर क्या, बंगला खरीदा। अरब सागर के समंदर को निहारता बॉम्बे के काटा रोड पर खड़ा एक आलीशान बंगला। एक्टर उस बंगले में शिफ्ट हुए और मानो जैसे किस्मत ही बदल गई। लेकिन जितनी जल्दी किस्मत बदली उतनी ही जल्दी किस्मत बिगड़ भी गई। उस बंगले को बेचना पड़ा। अब उस बंगले में एक नया एक्टर आया। उसे भी इस आलीशान बंगले में आने के बाद बेतहाशा शोहरत मिली। लेकिन वो शोहरत इतनी जल्दी नाकामयाबी में बदल गई कि एक रात को उस एक्टर ने अपने बंगले के छत पर खड़े होकर शराब की नशे में धुत खुदा को आवाज़ दी थी और कहा था, ऐ परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान ना ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दें। हिंदी सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को आखिर ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिस घर में उन्होंने अपने ज़िंदगी के बेहतरीन से लेकर बदतरीन साल देखे, जिस घर में राजेश खन्ना ने अपनी आखिरी सांसें ली, उसे आखिर भूत बंगला क्यों कहा गया? राजेश खन्ना से पहले राजेंद्र कुमार और भारत भूषण जिस घर में रहे थे, वो आखिर था किसका? ये कहानी मुंबई के एक ऐसे घर की है जिसकी खबरें फिल्म इंडस्ट्री के गॉसिप मैगजीन्स में ज़्यादा हुआ करती थी। ये कहानी उस घर की है जहां देश के पहले सुपरस्टार का दरबार लगता था। इस घर के नाम में आशीर्वाद तो था, लेकिन क्या इस घर ने कभी किसी को आशीर्वाद दिया भी? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको बम्बई के काटा रोड पर बनी इस घर की कहानी में। आज हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना उर्फ काका के बंगले आशीर्वाद की, जो कभी घर हुआ करता था। कहानी शुरू करते हैं भारत भूषण से। बैजू बावरा और मिर्ज़ा गालिब वाले भारत भूषण। भूषण ने एक एंग्लो इंडियन परिवार से घर खरीदा। बम्बई के काटा रोड पर समंदर को निहारता 2 मंजिल का ये बंगला भारत भूषण के लिए लकी साबित नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि उन्हें पैसों की कमी हो गई। लोन्स की वजह से उन्हें इस घर को बेचना पड़ा। यहीं से सुगबुगाहट शुरू हुई। आसपास के लोग दबी आवाज में कहने लगे कि ये घर भारत भूषण का करियर खा गया। अंधविश्वास से भरी ये बातें इतनी ज्यादा होने लगी कि बम्बई के प्राइम लोकेशन समंदर के सामने होने के बावजूद इस घर को कोई खरीदने को तैयार नहीं था। फिर आया साल 1957 और फिल्म बनी मदर इंडिया। इस फिल्म में रामू का रोल कर रहे राजेंद्र कुमार को अब लोग जानने पहचानने लगे थे। BR चोपड़ा के साथ उन्होंने कई फिल्में भी साइन कर दी थीं। उनके कानों तक जा पहुंची उसी घर की बात जहां भारत भूषण रहा करते थे। अंधविश्वास की बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि अब तक लोग इसे भूत बंगला कहने लगे थे। राजेंद्र कुमार के पास एक ब्रोकर आया और उसने बताया कि घर की कीमत कुछ 65,000 रुपए है। राजेंद्र कुमार को घर तो चाहिए ही था, और ऐसी प्राइम लोकेशन पर 65,000 में ठीक ठाक घर भी मिल जाए तो आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा। तो राजेंद्र कुमार इस घर को लेने के लिए राजी हो गए। राजेंद्र कुमार पर लिखी किताब जुबली कुमार में सीमा सोनिक आलमचंद लिखती हैं कि राजेंद्र कुमार के पास घर की पेमेंट के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने ब्रोकर को 10,000 रुपए तो पहले ही दे दिए और बाकी के पैसे के लिए वो डायरेक्टर BR चोपड़ा के पास गए। BR चोपड़ा ने इस बात से कुछ दिन पहले ही कानून और धूल का फूल फिल्मों में साइन किया था, लेकिन पेमेंट पर अभी बात हुई नहीं थी। राजेंद्र कुमार वहां गए और पैसे को लेकर सौदेबाजी शुरू हो गई। राजेंद्र कुमार ने BR चोपड़ा को बताया कि उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर ने दोनों फिल्मों के लिए कुछ 1.5 लाख रुपए ऑफर किए हैं, मगर मैं 2 लाख चाहता हूँ। BR चोपड़ा ने कहा कि मैं तुम्हें 1,75,000 रुपए दूंगा, और डील डन हो गई। अब राजेंद्र कुमार ने BR चोपड़ा से रिक्वेस्ट ये की कि अगर आप 55,000 रुपए अभी मुझे दे दें तो मैं अपना घर खरीद लूंगा। BR चोपड़ा ने 55,000 रुपए राजेंद्र कुमार को तुरंत हाथ में थमा दिए, मगर राजेंद्र कुमार के मन में अभी भी वो बातें थीं कि ये बंगला भूत बंगला है, शापित है, करियर खा जाता है, वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने ब्रोकर से इस बारे में पूछा भी
तो ब्रोकर ने ये कहानी सुनाई कि यहाँ एक आदमी रहता है जिसने कई सालों से इस घर का किराया नहीं दिया। घर को कोई और ना खरीदे और उसे यहाँ से ना निकलना पड़े, इसलिए वो तरह तरह की कहानियाँ बनाता है। खैर, राजेंद्र कुमार ने अंधविश्वास को किनारे किया और घर खरीद लिया। यहाँ से शुरू हुआ स्टारडम का वो दौर जिसमें राजेंद्र कुमार की तमाम फिल्मों ने सिल्वर, गोल्ड और डायमंड जुबली पूरी की। मतलब उनकी फिल्में सिनेमा हॉल में 25, 50, 75, 100 हफ्तों तक चलती रही। घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला। कॉमर्शियल सक्सेस का ऐसा रिकॉर्ड हर कोई हिंदी सिनेमा में पहली बार देख रहा था। घर से जुड़ी अंधविश्वास की बातों को राजेंद्र कुमार का करियर हर रोज खारिज कर रहा था। राजेंद्र ने इस घर का नाम अपनी बेटी के नाम पर डिम्पल रखा। राजेंद्र कुमार अब इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे कि उन्होंने एक और बंगला खरीद लिया। अब हुई इस कहानी में राजेश खन्ना की एंट्री, और इस वीडियो में हम राजेश खन्ना की ही ज़्यादा बातें करेंगे क्योंकि वो इस घर में करीब 40 साल तक रहे थे। राजेश का सफ़र अभी शुरू ही हो रहा था कि इसी बीच उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार अपना बंगला बेचना चाह रहे हैं। राजेश खन्ना ने उनसे कहा कि ये घर मुझे बेच दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह शोहरत कमा सकूं। राजेंद्र कुमार घर बेचने को राजी हो गए, लेकिन एक शर्त रख दी कि घर का नाम डिम्पल नहीं रहेगा क्योंकि वो उनकी बेटी का नाम है। सीमा सोनिक आलिमचंद के किताब के अनुसार राजेंद्र ने राजेश खन्ना से कहा था कि तुमको इस घर का नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि इस घर का नाम मेरी बेटी के नाम पर है। तुम्हारे नए घर के लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दुआ करता हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए एक नई कामयाबी, नई सफलता लेकर आए। 65,000 में राजेंद्र कुमार ने जो घर खरीदा था उसे 3.5 लाख में राजेश खन्ना को बेच दिया। 1970 में राजेश खन्ना ने इस घर को खरीदने का फैसला लिया था और इससे पहले 1969 में शुरू हुआ था स्टारडम का वो दौर जिसने राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। उनकी 17 फिल्में लगातार सुपरहिट हुई थीं। राजेश खन्ना की यही सक्सेस थी जिस पर नजर ना लगे ऐसा सोचना था राजेश खन्ना के पिता चुन्नी लाल खन्ना का। लिहाजा जब घर का नाम डिम्पल से बदलना था तब चुन्नी लाल खन्ना ने इसे नाम दिया आशीर्वाद। राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में यासिर उस्मान लिखते हैं कि चुन्नी लाल का डर ये था कि राजेश खन्ना पर इस घर की वजह से हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आशीर्वाद नाम की वजह से एक और चीज़ हुई। राजेश खन्ना का पता हो गया राजेश खन्ना आशीर्वाद बॉम्बे। ये वो दौर था जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के घर के बाहर हजारों की तादाद में लोग खड़े रहते थे। उन्हें खुशबू भरे खत आते थे। कभी कभी ये खत तो खून से लिखे हुए होते थे। ऐसा हो गया था कि हिंदी सिनेमा एक रियासत थी और राजेश खन्ना उस रियासत के बादशाह। शाहरुख खान की मन्नत, सलमान खान की गैलेक्सी और अमिताभ बच्चन के जलसा से पहले जिस घर के बाहर फैंस और मीडिया वालों की भीड़ रहती थी वो घर आशीर्वाद ही था। यासिर उस्मान लिखते हैं कि राजेश खन्ना के स्टारडम का दौर ऐसा था कि आशीर्वाद में हर रोज महफिल लगती थी। बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उनके साथ बैठते थे जिसमें सलीम खान, एस.डी. बर्मन जैसे तमाम लोग होते थे। सलीम खान कहते हैं कि सलमान, शाहरुख, इन सब से पहले जो स्टार था वो राजेश खन्ना था। उन्होंने कहा था कि ऐसा स्टारडम किसी ने नहीं देखा होगा। आशीर्वाद में हर शाम होने वाली महफिलों को खन्ना दरबार कहा जाता था। यह ऐसा था मानो राजेश खन्ना राजा थे और उनका दरबार था खन्ना दरबार। शराब का दौर देर रात तक चलता था, हंसी ठहाके गूंजते रहते थे। राजेश खन्ना की कुर्सी बाकी लोगों की कुर्सियों से ऊंची थी और इस दरबार में कौन बैठेगा और कब तक बैठेगा इसका फैसला खुद राजेश किया करते थे। अगर उन्हें उस दरबार में किसी की बात पसंद नहीं आती तो वो खड़े होते और कहते कि आपको इस दरबार से जाना होगा। अपने टेरेस पर आते थे और अपने सिग्नेचर स्टाइल में फैंस की तरफ वेव करते थे। लोग उनके दीवाने थे। हिंदी सिनेमा का हर एक्टर उनकी तरह फेम चाहता था। कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। राजेश खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
1973 में एक नए स्टार का जन्म हुआ, जिसका किरदार लिखने वाले वही सलीम खान थे जिन्होंने राजेश खन्ना को सबसे बड़ा स्टार कहा था। सलीम जावेद की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को एंग्री यंग मैन दिया। वो अमिताभ बच्चन जो राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में एक सपोर्टिंग रोल कर चुके थे। राजेश खन्ना ने शायद ही सोचा होगा कि अमिताभ बच्चन की वजह से, अमिताभ बच्चन के शोहरत की वजह से उनका डाउनफॉल हो जाएगा। फिर देखते ही देखते राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन ने ले ली। 1975-76 आने तक ना सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगीं, बल्कि उसके बाद ऐसा लगा कि उनसे जुड़ी हर एक चीज़ उनके डाउनफॉल की गवाही दे रहा है। राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ से जुड़ी तरह तरह की बातें हुई। उनके व्यवहार को लेकर भी कई तरह के विवाद हुए। जिस बंगले का नाम पहले डिम्पल था, उस बंगले की मालकिन भी बाद में जाकर डिम्पल ही बनी। लेकिन 1973 से शुरू हुआ शादी का वो रिश्ता 9 साल बाद बिखर गया। डिम्पल ने आशीर्वाद छोड़ दिया था। खन्ना दरबार अब सूना हो गया था। जहां पहले बड़े बड़े डायरेक्टर्स आया करते थे, अब वहां छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स आने लगे। राजेश खन्ना शराब के आदी हो चुके थे। वो एक बार बोतल को खोलते थे तो फिर रुकते नहीं थे। पत्रकार अली पीटर जॉन से बात करते हुए राजेश खन्ना ने एक बार कहा था कि अगर गालिब शराब पीकर मर सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं। आशीर्वाद के सामने जो भीड़ एक वक्त में जो राजेश खन्ना को देखने आया करती थी, वो अब गायब थी। कार्टर रोड सूना पड़ा था। हिंदी सिनेमा से जुड़े मैगजीन्स में जिस आशीर्वाद के बारे में लिखा जाता था, उसी आशीर्वाद के बारे में दबे सुरों में फिर एक बार ये बातें होने लगीं कि ये घर एक और एक्टर का करियर खा गया। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्होंने घर के सामने समंदर में जाकर एक बार मर जाने की बात भी सोची थी। वो समंदर के तरफ बढ़ ही रहे थे कि खुद ही वापस आ गए। उस दिन उन्होंने खुद से कहा था कि मैं नहीं मरूंगा, किसी को ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि राजेश खन्ना कायर था। ऐसी ही एक रात थी जब राजेश खन्ना शराब के नशे में धुत होकर उसी आशीर्वाद के टेरेस पर गए थे और रोते हुए आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया था कि ऐ परवरदिगार, हम गरीबों का इतना सख्त इम्तिहान ना ले कि हम तेरे वजूद को इनकार कर दें। फिल्मी करियर में डाउनफॉल और बेतहाशा मायूसी देखने के बाद राजेश खन्ना राजनीति में भी गए और कांग्रेस पार्टी से नई दिल्ली सीट से एक बार सांसद भी रहे, मगर राजनीति भी उन्हें रास नहीं आई। एक वक्त पर आशीर्वाद को इनकम टैक्स ने सीज कर लिया था। राजेश इस दौरान मुंबई के बांद्रा के इलाके में टाइटन के शोरूम के ऊपर बने ऑफिस में रहने लगे थे। इसी दौरान अशोक त्यागी उनके पास एक फिल्म का ऑफर लेकर आए। उस फिल्म का नाम था रियासत। उस वक्त दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये फिल्म राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म होगी। अशोक त्यागी बताते हैं कि फिल्म रियासत के शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना उन्हें कार में बिठाकर ड्राइविंग पर ले गए थे और गाड़ी रुकी आशीर्वाद के सामने। राजेश खन्ना ने एक बेंच पर बैठकर त्यागी से कहा था, एक वक्त था जब इस घर के सामने हजारों लोगों की भीड़ मुझे एक झलक देखने के लिए हुआ करती थी। उस वक्त तो त्यागी ने कहा था कि काका जी, ये भीड़ ज़रूर वापस आएगी। राजेश खन्ना ज़रा सा मुस्कुराए थे और कहा कि अपनी फिल्म जल्दी पूरी करो। 2012 आते आते राजेश खन्ना की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो अक्सर बेहोश हो जाते थे। जून से लेकर जुलाई तक वो कई बार अस्पताल में भर्ती भी हुए। जून में उनके मौत की अफवाह भी उड़ गई थी और फिर आया 21 जून 2012, जब मौत की अफवाहों को विराम देते हुए आशीर्वाद के छत पर 69 साल के बूढ़े और कमज़ोर राजेश खन्ना सामने आए। आशीर्वाद के सामने राजेश खन्ना के चाहने वालों और मीडिया वालों की भीड़ थी। लोग राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे थे। राजेश ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में वेव किया और वो जो भीड़ थी वो 1969 की याद दिला रही थी। सब कुछ था। आशीर्वाद के सामने हजारों की भीड़ थी। टीवी के कैमरे थे। राजेश खन्ना अकेले नहीं थे, मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन राजेश खन्ना की तबीयत फिर बिगड़ी और वो फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। ये सिलसिला अगले 1 महीने तक चला। 17 जुलाई को राजेश खन्ना ने अपने परिवार के लोगों से कहा कि मुझे घर ले चलो, मुझे आशीर्वाद ले चलो। डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार
उन्हें आशीर्वाद में वापस ले आए। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना अपने बिस्तर पर लेटे थे। उनके आसपास उनके परिवार के लोग, करीबी रिश्तेदार और दोस्त थे। एक झूठी दिलासा थी जो राजेश खन्ना को हर कोई दे रहा था। सब कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आप अच्छे हो जाएंगे। राजेश खन्ना ने आंखें खोली और कहा, टाइम अप हो गया, पैकअप। राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को उसी आशीर्वाद में 69 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली, जहां उन्होंने 1970 में जाने के बाद कहा था, अब लग रहा है कि मैं घर आ गया। राजेश खन्ना के मौत के बाद आशीर्वाद को एक बिल्डर, जिन्हें शेट्टी बिल्डर्स कहा जाता था, उन्हें बेच दिया गया। जिस घर को राजेंद्र कुमार ने 65,000 में और राजेश खन्ना ने 3.5 लाख में खरीदा था, वो करीब 40 साल बाद 90 करोड़ में बेचा गया। आशीर्वाद में राजेश खन्ना के बाद कोई नहीं रहा। 2014 में उस घर को जमींदोज करके उसके जगह पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। ये थी उस घर की कहानी जिस पर तमाम आरोप लगे, लेकिन इसी घर ने हिंदी सिनेमा के महानतम एक्टर्स को आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको इस घर से जुड़ी कोई अफवाह की कहानी याद है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो में अब तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।